अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी अच्छी खबरें और आज जुम्मा भी है। जुम्मे को हम कहते हैं जी सैयदुल अय्याम, और इस दिन एक रिमाइंडर आपको देती हूँ और वो ये है कि कसरत से आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके साथ साथ जुम्मे की नमाज का ख़ास एहतमाम कीजिएगा। दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद रखिएगा और ख़ास तौर पर जो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, जो हमारे सैलाब मुतासरीन हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, उनको खुसूसी तौर पर अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। और आज दिन का आगाज़ बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जनाब। मैच की तो है ही है और उससे भी अच्छी एक और खबर है। मैच पर ज़रा हम आगे चलकर डिटेल में बात करते हैं किस तरीके से हमने मैच जीता है और हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। दुआओं का जिक्र किया ना, वो दुआएं रंग लेके आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसका असर होना शुरू हो गया। और जो आपको पता है कि सफारती महाज पर जो पाकिस्तान की कामयाबी का मैदान है, वहां पर हम अब अपने झंडे गाड़ना शुरू हो गया और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। तो हम सबसे पहले जिक्र करते हैं उसका कि जो मुलाकात हुई है, 1-on-1 मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। तो इनकी जो मुलाकात है उसकी डिटेल्स अब ताज़ा तरीन जो है वो भी शाया कर दी गई हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है कि क्या तबादला हुआ है। इस पर आगे चलकर जो है तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। और उसके बाद जो एक तस्वीर है वो सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो हर जगह आपको सोशल मीडिया पर भी अखबार में दिखाई दे रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने थम्स अप किया हुआ कि सब मुलाकात बड़ी अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही और फिर तारीफें करते रहे हमारे दोनों लीडरान की। आने से पहले भी उन्होंने बताया कि भाई अहम शख्सियात जो हैं वो आ रही हैं मिलने के लिए। और है कि जो भी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के हक में जा रही है और मुसलसल एक ख्वाजा आसिफ का भी बयान है, उनमें उनका ये कहना है कि जो 2025 है शानदार रहा है और बहुत सी कामयाबियां हमारे हिस्से में आई हैं। पाक भारत जंग में जो कुछ हुआ वो हमने देखा है, इसके बाद सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ वो हमने देखा है, और फिर अब जो पाक अमेरिका रिलेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के हक में विन विन सिचुएशन है इस वक्त। ना सिर्फ जंगे जीत रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। इसी मुलाकात का खुसूसी तौर पर जिक्र कर रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब ने अमन का अलमबरदार भी करार दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसके साथ साथ उनको दावत भी दे दी है सबसे इम्पोर्टेंट कि जी वो पाकिस्तान भी आए। तो उम्मीद है कि वो इस दावत को कबूल भी करेंगे और वो यहाँ पर विजिट भी करेंगे। इस मुलाकात पर जरा तफसीली गुफ्तगू हम करते हैं आगे चल के। अब जरा क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं। तो जनाब एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और आपको पता है कि फाइनल में क्या है, अब एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने होंगे। सुपर 4 का जो आम मार्का है उसमें जहां पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाई, वहां बॉलर से शानदार कारकर्दगी दिखाई और बांग्लादेशी बैटिंग लाइन को धूल चटाई। शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग ने जो फतह की राह है उसे हमवार कर दिया। तो वहीं पर अगर हम देखें तो साइम अयूब ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। मुसलसल 0 पर आउट होने के बाद साइम अयूब ने T20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर भी कर दिया। डक्स पर डक्स साइम के हिस्से में आ रही है। 2025 बहुत ही बुरा रहा है साइम के लिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट में इस वक्त एशिया कप में पाकिस्तान की जो टीम है उसकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम हो गई है और इसके साथ साथ अब वो फाइनल में मौजूद है और 41 साल के बाद ये तजर्बा होने वाला है। पाक इंडिया टाकरा जो है वो एशिया कप में होगा, इस पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ बात करने के लिए कप्तान आमिर सोहेल साहब मौजूद हैं और सीनियर तजियाकार सलीम खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर भाई आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि बांग्लादेश को 11 रन से हराया है, आप इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि पाकिस्तान को जीतना था और फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। समहाउ वंस अगेन आपका जो लेट ऑर्डर बैटिंग थी उसने पाकिस्तान के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रन जो है वो स्कोर किए और उसके बाद बॉलर्स के लिए एक डिसेंट सा टोटल जो है बोर्ड पे लगाया जिसको बॉलर्स जो है वो डिफेंड करने में कामयाब हुए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है थ्रू आउट दिस, एक आधे मैच में आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन थ्रू आउट ट्राई नेशन सीरीज की बात कर लें, फिर आप एशिया कप में बात करें तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। ठीक है, अच्छा सलीम खालिद साहब से भी पूछ लेते हैं। सलीम साहब, बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा कि टॉप ऑर्डर की नाकामी के बावजूद हमने जीत लिया मैच, आप कैसे देखते हैं इस जीत को? बहुत जबरदस्त। वैसे मुझे लग रहा था कि स्कोर कम था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स इस काबिल हैं कि
बांग्लादेश को आउट कर लेंगे। जो उनके ओपनर थे सैफ, वो जरा खतरा थे, उनको भी फिर हमने आउट कर लिया था। टॉप ऑर्डर बैटिंग एक बार फिर हमारी नाकाम रही। लेकिन देखिए T20 क्रिकेट में ऐसे ही होता है। शाहीन आए, उनके कैच ड्रॉप हुआ, 2 छक्के लगाए, वो 12 रन जो उन्होंने 2 छक्कों की मदद से, बाद में उन्होंने 4-5 सिंगल विंगल भी किए, 17 थे गालिबन उनके रन, वो बड़े काम आए। नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, 20 से ऊपर कुछ रन बनाए, 25। तो ये थोड़े थोड़े रन भी हमारे बहुत काम आए। और हारिस ने कल कोशिश की जिम्मेदारी लेने की, 30 रन बनाए उन्होंने। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर इस काबिल हुआ कि बॉलर्स को मौका मिला फाइट करने का। फिर पहले ही ओवर में जो शाहीन ने विकेट लेने की उनकी रिवायत है वो बरकरार रखी। साइम, आपने ठीक कहा कि बैटिंग में बहुत बुरी तरह नाकाम जा रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और टॉप बॉलिंग चार्ट जो है एशिया कप का उसमें वो मौजूद है। हारिस रऊफ बहुत एग्रेसिव बॉलर है और उसका फायदा भी होता है, कभी कभी टीम को नुकसान भी होता है। लेकिन कल उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और हारिस और शाहीन जिस वक्त बॉलिंग कर रहे थे लग रहा था यार ये कोई बॉलिंग अटैक है तगड़ा और कोई एग्रेसिव बॉलर है पाकिस्तान के बाद। एक मतलब वाइब आ रही थी कि यार ये हमको मैच जितवा सकते हैं। अब हमें भी वाइब आना शुरू हो गई है बॉलर्स की जाने से, लेकिन बैटिंग वाला मसला बरकरार है। सलीम साहब, आमिर साहब से भी ये पूछते हैं, टॉप ऑर्डर बैटिंग का जो हमारा एक बार फिर से नाकाम हो गया और अब तो बूढ़े होते जा रहे हैं, हम सोचते सोचते कि कब परफॉर्म करेंगे, क्योंकि दिन पे दिन गुजर रहे हैं, साल पे साल गुजर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर की समझ नहीं आ रही है। तो आमिर साहब, आपको लगता है ये जो लो स्कोरिंग मैच था इसमें बॉलर ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, क्या हम बॉलर्स की कारकर्दगी की वजह से ही जीते हैं? हाँ देखिए, अब यह है कि आपको थोड़ी सी प्लेयर को कहना कि जिम्मेदारी से खेलें, स्पेशली साइम अयूब को, कि उन्हें कहें कि आप थोड़ा सा टाइम लें। हम कह के थक गए हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं कि शायद उनको समझ आ जाए कि सिर्फ क्रिकेट चौकों की नहीं है, बाकी भी उसमें चीज़ें होती हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम गुजार लेंगे तो आपके चौके भी लगेंगे और छक्के भी लगेंगे। और बाकी यह है कि साहबजादा फरहान और फ़खर जमान के ऊपर तो आपको चांस लेना है। अगर उनकी शुरू में आके अगर उनकी पार्टनरशिप अच्छी लगती है और वो एक आपको अच्छा फाउंडेशन दे देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम भी जो है वो प्रेशर फील करना शुरू कर देगी। और स्पेशली जो बॉलर की कारकर्दगी तो है, लेकिन आज जो नया गेंद 3 फास्ट बॉलर्स को कराया गया उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। उससे यह है कि एक तो जो बांग्लादेशी बैट्समैन थे वो भी सोच नहीं पा रहे होंगे कि हमें शुरू में 3 फास्ट बॉलर फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ को शाज़ो नाज़री पावर प्ले में बॉल कराए जाते हैं। तो आज जो उनको शुरू में गेंद करवा दिए गए, मेरा ख्याल है वो मास्टर स्ट्रोक था। और जो उन्होंने सैफ को आउट किया, आई थिंक वो मैच का टर्निंग पॉइंट बना। ठीक, शाहीन शाह अफरीदी ने नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, जो पहले 2 उन्होंने आउट किए उससे प्रेशर तो क्रिएट हुआ, लेकिन जो वो वाली विकेट थी, मेरा ख्याल है उस विकेट के बाद जो बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप पे उनकी कमर टूट गई। अच्छा ठीक है, इस परफॉर्मेंस पे हमने बात की है। अब इस जीत के बाद आमिर साहब, पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अगर हम देखें तो सितंबर में दूसरे, तीसरे और चौथे संडे को पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने होंगे। हर संडे करीबन इनकी मुलाकात हो रही है और 14 सितंबर का मामला रेफरी तनाज़ा होना और फिर 21 सितंबर में फ़खर जमान का आउट होना पाकिस्तानी टीम की बॉडी लैंग्वेज पर, इस सारी चीज़ पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूं कि 2 दफ़ा तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में शिकस्त जो है वो चखनी पड़ी, लेकिन 3rd टाइम लकी, तीसरी दफ़ा शायद हम लोग जीत जाए। और अगर हमने जीतना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी तरह हमने पार स्कोर, जो जिस भी पिच के ऊपर खेलेंगे वो पार स्कोर करना है, ताकि बॉलर्स के पास कुछ ना कुछ हो कि वो इंडियन बैट्समैनों के ऊपर शुरू में आके हमला करें, अर्ली विकेट्स लें और मैच को जो है वो अपनी तरफ जो है खींचे। देखिए, जो पाकिस्तान की टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी पिछले मैच में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आई थिंक अपीलिंग थी। उससे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम ने कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करना शुरू किया और स्पेशली जो 170 रन्स भी हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिच जो थी और जो पाकिस्तान को स्टार्ट मिला था, तो 200 रन्स हो जाते हैं किसी तरह तो पाकिस्तान तो वो आराम से मैच पकड़ सकता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, 2 मैचेस आपने खेले हैं 2 हफ्तों में इंडिया के खिलाफ, अब तीसरे हफ्ते में भी आपका जो है वो मैच होगा। सो आपने बैठ के रिफ्लेक्ट करना है कि कहां पे हमारी क्रिकेट में झोल था कंपीटिंग अगेंस्ट इंडिया, किन जगह के ऊपर हम लोग इंप्रूव करके
हम अपनी बैटिंग को बेहतर बना सकते हैं, कौन सी चीजें करके हम लोग इंडिया के बैट्समैनों को, स्पेशली जो 2 उनके ओपनर्स हैं, उनको किस तरह हम पकड़ सकते हैं शुरू में, और उनका डाउनफॉल किस तरह हम लेके आ सकते हैं। ये चीजें अगर हम लोग सोच लें तो आई थिंक मुकाबला तो तगड़ा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आमिर भाई साथ ही रहिएगा। सलीम साहब, आप बताइएगा कि जैसे आमिर भाई कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो मसला है वो बुनियादी तौर पे उनके कॉन्फिडेंस का था, और पिछले मैच में हमें पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाकई कॉन्फिडेंस का मसला है या स्किल का मसला है? क्योंकि बार बार मैं ये सवाल आपसे पूछता रहा हूं और अब फिर पूछ रहा हूं कि अगर स्किल का मसला है फिर तो ये हल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस का मसला है फिर हल हो जाएगा। नहीं, स्किल का मसला कैसे होगा, क्योंकि यही प्लेयर हैं, पहले तो परफॉर्म करते चले आए हैं। चलें, साहबजादा तो अच्छा खेल रहे हैं। हम अगर साइम की बात करें तो साइम के टैलेंट की तो दुनिया मानती है, पहले उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं, तभी वो उनका नाम भी हुआ है। ये और बात है कि 9 लुक शॉट से वो मिस्टर हीरो बन गए और रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, लेकिन टैलेंट तो है हमें। सलमान अली आगा की अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा की जो दीगर तर्ज है उसमें बड़े अच्छे परफॉर्मेंस है। T20 में थोड़ा उनको अपना आपको मनवाने में इश्यूज हो रहे हैं, नो डाउट। प्लेयर फखर जमान, पास में हमें कई मैचेस उन्होंने जितवाए हुए हैं। हारिस अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उन्होंने 100 भी किए थे। तो ये प्लेयर्स में स्किल्स तो हैं, टैलेंट है, लेकिन अब बात ये कभी कभी बैट पैच आता है। अब इनका बैट पैच बहुत बड़ा हो गया, बहुत लंबा हो गया। ये है क्योंकि जब आप नाकाम हो रहे होते हैं तो नाकामी जहन पे सवार होती है, फिर वो अच्छा करने की कोशिश में और नाकामियां होती रहती है। जैसे एग्जैक्टली साइम के साथ यही हो रहा है, लेकिन किसी की स्किल्स पे कोई सवाल नहीं है, सारे टैलेंटेड प्लेयर है और कोई वही नहीं कि इंडिया के खिलाफ इनमें से ही कोई ऐसा कुछ कर जाए जिसमें हम कहें कि यार चलो जो तुम पिछले मैचों में फ्लॉप हुए तो सब तुम्हें माफ। सरप्राइजेस देने में तो माहिर है ना हमारी टीम फिर। बिल्कुल, तो आई होप बेहतर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। अच्छा, अभिषेक शर्मा की भी बात कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो टीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहे हैं। आमिर साहब, आप बताइएगा। देखिए, मैं तो समझता हूं उनको गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर करना चाहिए और एंगल अवे करना चाहिए, क्योंकि वो विकेट छोड़ के मारते हैं और उनकी जो फुट मूवमेंट है, अपना फ्रंट फुट वो थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ ले जाके वो रूम बनाना चाहते हैं और वो तभी जाके वो स्ट्रेट स्विंग ऑफ द बैट हिटे मारते हैं। और उनका बल्ले का आर्क भी इस तरह का है कि वो कवर्स की तरफ और फिर कवर से लेके फाइन लेग की तरफ शॉट मारते हैं। सो अगर आप उनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकते हैं और एंगल अवे करते हैं तो वो उनके लिए चैलेंज होगा। फिर उनको जो है अपनी जो स्ट्रेंथ है उससे मूव अवे करना पड़ेगा। और हमने ये देखा कि 3 दफा इस टूर्नामेंट में जब गेंद उनको ऑफ स्टंप के बाहर आया है, उन्होंने हिट मारने की कोशिश की है, टॉप एज लगा और थर्ड मैन की तरफ गया। सो आपको कुछ ना कुछ नया उनके खिलाफ प्लान बना के लाना पड़ेगा। आपने कोशिश ये करनी है कि हमने उसकी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलना, हमने उसकी वीकनेस के ऊपर उसको जो है एक्सपोज करना है। अच्छा। तब जाके आप उसको पकड़ सकते हैं। इस खतरे के हवाले से तो आपने बता दिया। आमिर साहब, ये बताएं कि जो हमारा स्क्वाड है उसके हवाले से क्या इसी तरह से जाना चाहिए या कोई ऊपर नीचे करनी चाहिए, कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए आपके ख्याल में फाइनल के लिए स्क्वाड पे? देखिए, रूम तो हमेशा होता है, विकेट को देख के जिस तरह की पिच है, अगर पिच की मुनासबत से अगर आपने चेंज करनी है तो एक आधी चेंज तो हो सकती है, लेकिन चूंकि ये प्लेयर जो है वो अब खेलते आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस, तो आपको अब इसी के साथ स्टिक करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि अगर मिडिल ऑर्डर में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हसन नवाज को इंडक्ट करने का आप सोच सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि और कोई आप सोच सकते हैं। आपने नया बॉल भी 3 फास्ट बॉलर्स को करवाया है, तो अब आपको इसी जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ स्टिक करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। सलीम खालिद साहब, आपका क्या ख्याल है? आमिर साहब तो ये जो सजेशन उन्होंने दिया है, आपके ख्याल में कौमी टीम का जो स्क्वाड है फाइनल के लिए उसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए? मेरे ख्याल में कोई तब्दीली अब मुनासिब लगती नहीं है, क्योंकि अब फाइनल है, टाइम हमारे पास अब है नहीं कि हम देखेंगे यार चलो कोई नहीं चला तो अगले मैच में। अब ये आर या पार वाली सूरत हाल है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि हुसैन तलक तो जब लेकर आए तो पहले मैच में इंडिया के खिलाफ वो स्लो बैटिंग की, काफी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ, लेकिन वेरी नेक्स्ट मैच में उन्होंने पहले 2 बॉलों पे 2 विकेटें ली और उसके बाद एक मैच विनिंग इनिंग खेली, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट बैटिंग में। हमने देखा कि कल भी जिम्मेदारी से खेले, 2 मैचों के बाद कल उनको बॉलिंग भी कराई। उसके अलावा बाकी भी फहीम अशरफ एक थोड़ी कमजोर कड़ी नजर आते हैं, तो अगर चाहें तो उनको ड्रॉप करके
हसन को ला सकते हैं, बिल्कुल। हसन नवाज को, लेकिन अगर उनको लाए तो फिर एक कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि जैसे तैसे करके फहीम 2-3 ओवर तो करा ही लेते हैं ना, अब दायरे फिर बॉलिंग में हमें इशू होगा। तो इसलिए आइडियल सिनेरियो तो यही है कि पाकिस्तान जो टीम खिला रहा है उसी के साथ मैदान में उतरे और मैच जीते। दो बातें हैं बिल्कुल ठीक है। इसमें तो एक ये तय करके आए हैं कि भाई कुलदीप यादव को कोई विकेट हमें नहीं देनी। वो इवेंट के सबसे कामयाब बॉलर है, 11 विकेट, 4 ओवर है ना उसके, आप देख के निकलो, 5-6 रन बनाने की भी कोशिश करो, 22 बाकी बॉलर्स के ऊपर अटैक करो। नहीं, ऐसा नहीं कि वो टुक टुक करके 4 ओवर मेडन खेल लो, मतलब ऐसी कि हिटिंग करने के चक्कर में विकेट गवाओ, ऐसा ना सोचो। उससे पाकिस्तान को एक फर्क पड़ेगा। और अभिषेक के हवाले से तो आमिर सोहेल साहब ने बड़े डिटेल से उन्होंने बताया कि किस तरह उनको आउट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट को पता होगी ये सारी चीजें, जो वीडियो एनालिस्ट बैठे होंगे उन्होंने भी ये चीज फाइंड आउट की होगी। तो अगर ऐसा करे तो कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान ना जीत सके, इंशाल्लाह जीतेगा। तो फाइनल में टॉस करके हमें बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? आमिर साहब आप बताइएगा। देखिए, मैं तो इस चीज को बिल्कुल अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ हमने टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग करनी है, और अगर वो नहीं होता तो एकदम से आपकी स्पिरिट में डेंट पड़ता है। सो एज ए टीम आपको ऑप्शन जो है वो ओपन रखनी चाहिए कि आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो आपके पास एक मेथड होना चाहिए, अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपके पास मेथड होना चाहिए कि पहली इनिंग्स में अगर बॉल कर रहे हैं तो हमने दूसरी टीम को अंडर पार स्कोर किस तरह रिस्ट्रिक्ट करना है। सो अगर आपने दिमाग में ये बिठा लिया कि टॉस जीतना बहुत जरूरी है, तो फिर टॉस हारने के बाद आपको बहुत बड़ा डेंट जो है माइंड में आता है। अच्छा ठीक है। सलीम साहब, आपका क्या ख्याल है, टॉस जीते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? फिर देखिए, चेस करना बेहतर रहता है दुबई में, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग में उन्होंने हमेशा साबित की हुई है कि भाई उनको जितना भी स्कोर दें, कभी कभार तो वैसे खेल रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि वो 180-190 भी आसानी से फेस कर लेंगे। लेकिन ये जाहिर है जिस तरह ये किसी टीम के हाथ में नहीं है कि वो पहले क्या करे, क्योंकि जब टॉस का सिक्का किसके रुख पे, किसी के रुख पे भी गिर सकता है। प्लान दोनों बनाए कि भाई अगर टॉस जीत गए तो चलो ठीक है, हम पहले बाद में चेस करने की तरफ हम जाएंगे, और हार गए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन हमें अगर पहले बैटिंग का मौका मिला तो इतना स्कोर तो हमें बनाना चाहिए, ये जहन में रख के। जाहिर है ये सब काम करती होगी टीम मैनेजमेंट, उन्होंने सोचा हुआ होगा कि दोनों सूरतों में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। आइडियल तो यही है कि हम चेस करने की तरफ जाएं, लेकिन ये डिपेंड करता है टॉस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इस वक्त क्रिकेट की जो सूरत हाल है उस पर तबसरा किया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो अब जो है तीसरे मैच में अपने हरीफ को चित कर पाएगी। अभी तो हमने क्रिकेट पर बात की, लेकिन जब शो का आगाज़ हुआ था तो हमने आपसे शेयर किया था वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल साहब की जो ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई है, उसके हवाले से ताज़ा तरीन जो खबर शो के आगाज़ में हमने आपसे शेयर की थी, उसके मंदरजात भी आपसे शेयर कर लेते हैं। अमरीकी सदर से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया, और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के जुर्रतमंदाना किरदार को सराहा है, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंद कराने में सहूलत फराहम की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर से मुलाकात का अहवाल है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग में अमरीकी सदर के जुर्रतमंदाना किरदार को सराहा है, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने में भी सहूलत फराहम की है। ये अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जिक्र उसी अहम मुलाकात का जो हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इंतहाई खुशगवार माहौल में। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब और अमरीकी सदर जो ट्रंप हैं उनके दरमियान ये पहला बाज़ाब्ता दो तरफा राब्ता है, और इस मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने जो थम्स अप किया वो मुलाकात कामयाब रहने का इंदिया है। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का भी तबादला हुआ। मुलाकात से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमारे पास एक अजीम रहनुमा आ रहे हैं, हमारे पास
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल एक बहुत अजीम शख्सियत हैं और वज़ीर आज़म भी, दोनों ही मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पाक अमरीका सरबराह मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ से न्यूयॉर्क जाने के लिए जब रवाना हो गए और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो एक एलामिया जारी हुआ वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। इस इंपॉर्टेंट मुलाकात के ऊपर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं बिलाल लखानी साहब, सीनियर तज्जियाकार है, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आज एक बहुत ही बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, तो आज काफ़ी एक खुशगवार एक माहौल में जो ये मीटिंग हुई और समिट हुई, उसके बाद वाकई में एक तब्दीली नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ जो पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसके अंदर। राइट, तो बिलाल बताइएगा कि हम जो थम्स अप देख रहे हैं तस्वीर में, उससे तो हर पाकिस्तानी का दिल खुश हो रहा है और हर पाकिस्तानी जो है वो अमरीकी सदर के थम्स अप से बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर एक आइकॉनिक तस्वीर है जो उनकी दीगर तस्वीरों की तरह पाकिस्तान में भी बड़ी सेलिब्रेट की जा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये थम्स अप कितना बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए और कितना बेनिफिशियल है अमरीका के लिए? देखें, इस महीने के शुरू में जब पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच था, उसमें इंडिया ने फेमसली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया और अब ट्रम्प साहब जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिला के एक तरीके से मोदी सरकार को भी ये सिग्नल दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एक दोस्त है। और याद रखें कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान और मोदी सरकार के दरमियान अभी काफ़ी टेंशन है डिफरेंट वजूहात की वजह से, लेकिन प्राइमरीली उनकी ट्रेड वॉर है। सदर ट्रंप बिलीव करते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेयर शेयर या फेयर डील नहीं कर रहा अमेरिका के साथ, तो वो। और दूसरी चीज़ जो अभी जब इंडिया के जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उसके बाद जो सीज फायर हुआ था, तो पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नॉमिनेट किया था फॉर द नोबेल पीस प्राइज। इंडिया जो है वो सदर ट्रंप की जो कंट्रीब्यूशन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ट्रंप साहब जो है वो मोदी को प्रेशर करने के लिए भी काफी बार ये सिग्नलिंग मोदी सरकार के लिए भी उतनी है जितनी पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, तो ये एक बहुत ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है बिलाल, आपने जिक्र किया अभी उस ट्रेड वॉर का भी, और ख़ास तौर पे जो रिसेंटली हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, हमारा जो एक मुआहिदा हुआ है, सऊदी डील जो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सारी सूरत हाल में और स्पेशली जो खिते की सूरत हाल है, इस टाइमिंग में इस मुलाकात का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा अहम है टाइमिंग, और पर्टिकुलरली ये तीसरी मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की विद सदर ट्रंप इन द लास्ट 3 days। और कभी भी हिस्ट्री में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन सदर से इतनी ज़्यादा मुलाकातें इतनी कम वक्त में नहीं की, क्योंकि उनकी यूएन में भी मुलाकात हुई, फिर जो मुसलमान मुल्कों के साथ सदर ट्रंप की मुलाकात थी उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसका एक पार्ट थे। इसका मतलब ये है कि बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रही है सदर ट्रंप और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान, और इसकी मल्टीपल वजूहात है, इंक्लूडिंग के जो गाज़ा में जो सीज फायर होनी है उसके अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करेगा ताकि गाज़ा के अंदर सीज फायर हो सके और उधर जो है जो ज़रूरियात हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, वो पूरी करने में पाकिस्तान और बाकी मुसलमान मुल्क जो है वो साथ काम कर सके। बिलाल, वैसे तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें बाशगाफ अल्फाज में लिखा है कि पाकिस्तान भारत की बात करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उसमें स्ट्रेस दिया गया है कि जिस ये गजा जो का जो मसला है वो जल्द से जल्द जो है उसे ख़त्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इलामिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी किया गया है, कोई व्हाइट हाउस की जानिब से भी इलामिया जारी किया गया है वहां पर इस मुलाकात के हवाले से? अभी तक नहीं कोई इलामिया जारी किया गया है, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि जो 8 मुसलमान मुल्कों के साथ भी जब डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ ज़्यादा मालूमात सामने नहीं आई हैं, और लग रहा है कि व्हाइट हाउस चाह रहा है कि जो भी ये सीज फायर डील हो रही है
उसके ऊपर वो पहले बिहाइंड द सीन्स काम करें, इसके पहले कि पब्लिक इन्वॉल्व हो। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और वाइट हाउस ने उनको इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो दूसरे पार्ट होंगे इस डील के, उनसे उनकी मुलाकात मंडे को है। तो आई थिंक अभी ये नेगोशिएशंस बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, और ज्यादा चीजें जो हैं अभी पब्लिक पे वाइट हाउस जो है वो इटसेल्फ कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो थम्स अप ट्रंप साहब ने दिया है, जो पब्लिक उनको सिग्नलिंग करनी थी स्पेशली मोदी सरकार को, वो उन्होंने कर दी है ये खुशगवार मीटिंग करके। अच्छा, तो ये स्माइल के साथ इसके बाद, करके। इस थम्स अप के बाद भी, इस जेस्चर के बाद भी मंडे को जिस तरह से आप कह रहे थे, मंडे को कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई सीज फायर का भी ऐलान हो जाए? देखें, ट्रंप साहब तो चाहेंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। लगता ये है कि मुसलमान मुल्क जो हैं वो एक फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री हो गए हैं। अब ये है कि क्या इजराइल और हमास जो हैं वो अग्री कर पाएंगे एक सीज फायर पे या नहीं, जो डील ट्रंप साहब सामने प्रपोज कर रहे हैं। ये नेतन्याहू की कल भी स्पीच है। सो कल यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो स्पीचेस हैं, पहली स्पीच इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की है और दूसरी स्पीच प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की है पाकिस्तान से। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने में कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू स्पीच, क्योंकि वो पहले स्पीकर होंगे आफ्टर नेतन्याहू। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि नेतन्याहू की स्पीच काफी ममालिक जो है वो बाइकआउट करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो सवाल ये है कि वो सब वापस पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच के पहले और क्या डिफरेंस होगा दोनों स्पीचों में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो सेटअप होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी मैं कह दूं कि पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल होने वाला है संडे को, उसमें भी इंटरेस्टिंग होगा टू वॉच के एक तरीके से ये जो मीटिंग हुई है, जो एक एरोगेंस के साथ इंडिया मैच में उतरा था, अब लगता ये है कि वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा कि उनको मोदी सरकार से क्या डायरेक्शंस आते हैं, कि क्या वो टोन लेंगे मैच के। अगर हम जीत जाते हैं तो फिर तो कुछ हमें जरूरत ही नहीं है जैसे। बिल्कुल, आपकी हर चीज कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खिलाफ के उस पार। 1972 को गुजरे 53 साल गुजर चुके हैं और इन 53 सालों में इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से आगे नहीं गया। अपोलो 17 वो लास्ट मिशन था जिसमें इंसान गया था और उसके बाद फिर नहीं गया। यानी प्रोब्स जाती हैं, रोवर्स जाती हैं, मशीन जाती हैं, बहुत सारे मिशन जाते हैं, इंसान नहीं गया। और इसके वजह से कई दफ़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म लेती हैं, साजिशी नज़रियात भी जन्म लेते हैं। लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि उस वक्त इसलिए जाता था इंसान क्योंकि एक तो इंसान का जाने का मतलब ये है कि ये बहुत बहुत बड़ी सरमायाकारी इसके लिए चाहिए होती है। और उस वक्त सर जंग का ज़माना था। नासा का बजट जो था वो 4% GDP अगर को देखी जाए अमेरिका की, तो उसका 4%, इतनी भारी सरमायाकारी हुआ करती थी। सर जंग थी, एक दूसरे से मुखासमत थी, ये एक रेस थी स्पेस साइंस की। तो उस वक्त ये सब कुछ था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स, बहुत सारे सवालिया निशान आवाम की तरफ से कि हमारा इतना बड़ा बजट जो है इन चीज़ों पर क्यों लगाया जा रहा है, उससे इसका आउटकम क्या है वगैरह वगैरह। खैर एनीवे 2011 में ये फैसला किया गया कि आर्टेमिस 2 जो है उस मिशन का, और एस्टिमेटेड जो ईयर्स थे जिसमें इस मिशन ने जाना था चांद पर, वो थे 2019 से 2021। इन सालों में एस्टिमेट था कि जाएगा, लेकिन नहीं गया। 2023 में दोबारा एक डेट इसकी अनाउंस की गई जो कि 2025 की थी, सितंबर 2025। ये इस वक्त सितंबर जो 2025, इसमें आर्टेमिस 2 ने जाना था। लेकिन अक्टूबर 2024 में एक और डेट दी गई जो कि फरवरी 2026 की है। और इनफैक्ट ये जा रहा है अप्रैल 2026, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट नासा की है उस पर इसकी डेट लिखी हुई है 2026, अप्रैल 2026। सो आज से चंद माह बाद इतना बड़ा मिशन जाएगा जिस पे 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं इसमें एक खातून होगी, फर्स्ट टाइम एवर। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। नंबर 2, एक कलर्ड मैन होंगे, ये
भी एक रिकॉर्ड पहली दफा। और इसके अलावा ये जो रिकॉर्ड है कि जमीन से मैक्सिमम फासले पे ये आर्टेमिस 2 जाएगा, जिसमें एक्चुअली इंसान जाएंगे, तो ह्यूमन पहली दफा जमीन से इतनी दूरी पे जाएगा, क्योंकि चांद से 10,300 किलोमीटर दूसरी साइड पे ये ट्रेजेक्ट्री है। 8 फिगर लाइक ट्रेजेक्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री है। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री जो है ये आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब की मदद से मदद ले सकते हैं, और बच्चों को ये जो फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री है ये पढ़ा सकते हैं। हम भी जैसे जैसे आर्टेमिस 2 के दिन करीब आएंगे लॉन्चिंग के, तो डेफिनेटली हम इस तमाम चीज़ों पे करेंगे। उसके जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, उसकी जो 8 फिगर लाइक ट्रेजेक्ट्री है, ये जो फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्रीज कैसे बनती हैं, इन तमाम चीज़ों पे सेगमेंट्स करेंगे। और आर्टेमिस 2 का ये जितना भी मिशन है इसको मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे। ये जो 4 अफराद जा रहे हैं, इनमें रेड वाइजमैन है, विक्टर ग्लोबर हैं, क्रिस्टीना है, जेरेमी हैंसन है। जेरेमी हैंसन जो है इनका ताल्लुक कैनेडियन स्पेस एजेंसी से है, बाकी जो तीनों हैं इनका ताल्लुक नासा से है। और इसमें जो क्रिस्टीना वो खातून हैं, विक्टर ग्लोबर हैं वो कलर्ड हैं, और ये दो जो है ये गेन एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और जो बैकअप क्रू है उसमें जो दोनों मिशन स्पेशलिस्ट हैं, एंड्रे डॉगलस हैं, उनका ताल्लुक नासा से है, जबकि जेरेमी गिब्स जो है उनका ताल्लुक कैनेडियन स्पेस एजेंसी से है। इसमें फिर अगेन देखिए कि जो बैकअप क्रू है उसमें फिर एक खातून रखी गई है और एक कलर्ड मैन रखा गया है, कि इन केस जो 4 एस्ट्रोनॉट्स जो कि एक्चुअली क्रू टीम है उसमें से जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका जो रिप्लेसमेंट है उसके लिए ये ना हो कि ये जो रिकॉर्ड है इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, यानी खातून को भेजना ही भेजना है और एक कलर्ड मैन जो है उनको भेजना ही भेजना है। तो इस हवाले से जो बैकअप क्रू है उसमें भी ये ही दोनों रखे गए हैं। इस वक्त करने का काम यह है कि बच्चों को इस वेबसाइट पर लेके जाइए, नासा की वेबसाइट पर लेके जाइए, आर्टेमिस 2 की पेज पर लेके जाइए। वहाँ पर जितनी मालूमात है आर्टेमिस 2 के हवाले से, उसकी ट्रेजेक्ट्रीज के हवाले से बहुत ही अच्छे तरीके से वजाहती, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन किया गया। तस्वीरें हैं, ग्राफ्स हैं, हर चीज़ है। और सबसे पहले तो इस तरह की आगाही पैदा कीजिए। इसके अलावा सेंड योर नेम टू मून, ये ज़रूर जाइए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 3 या 4 आपको मालूमात देनी है, अपने नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और उसके बाद पिन कोड, ये 3-4 चीज़ें आपने देनी है, और उसके बाद वो आपको एक बोर्डिंग कार्ड इशू करेंगे। और वो बेसिकली जब ये आर्टेमिस 2 जाएगा तो ये आपका नाम भी आर्टेमिस 2 के साथ एक चिप की शक्ल में जाएगा। और इस वक्त 7 लाख से ज़्यादा अफराद हो चुके हैं। इस तरह आप अपने बच्चों के अंदर ये शौक पैदा करने के लिए जैसे ही ये फिल करके आप एंटर करेंगे तो आपको एक खूबसूरत सा कार्ड देगा वो। तो और ये बहुत ही बच्चों के अंदर एक स्पेस साइंस के वाले से शौक पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये खूबसूरत चीज़ है। आर्टेमिस 2 जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहम मिशन है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनाने जा रहा है। हमारी ज़िंदगियों में ये कमाल मिशन होगा, यानी ये एक ऐसा मिशन होगा कि जिसके हवाले से बहुत सारे ऑडियो विजुअल जो हैं, अगर आप 60s की दहाई को देखें या उस वक्त को देखें, उस वक्त से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है कि अब जब इंसान जाएगा तो वो जो लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग होगी वहाँ से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही कमाल होगी। सो इस हवाले से बच्चों में आगाही पैदा कीजिए, उनमें शौक़ पैदा कीजिए, और बच्चों को ये जो आर्टेमिस 2 है इससे ज़रूर आगाह रखिए। अभी से उनके अंदर शौक़ पैदा करेंगे तो डेफिनेटली इसकी लॉन्चिंग और उसकी लॉन्चिंग के बाद तक बच्चे इस पूरे मिशन को फॉलो करेंगे। फॉलो करने का मतलब ये होगा कि वो स्पेस साइंस के हवाले से, खलाकी साइंस के हवाले से बहुत कुछ सीखेंगे। देखते रहिए खलाकी साइंस। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ बहुत सारी मुलाकातें करवानी है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात करते हैं। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में पहला डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर कायम हुआ है। मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं उफैरा फैज़ बताएंगी सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, जहां फोरेंसिक साइंस और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। आज हम बात करेंगे उस मौजू पे जो हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा है। एक तरफ हम आज इस इदारे के बारे में जानेंगे कि ये इदारा काम कैसे करता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा कैसे जाए। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ कोकब जमाल जुबैरी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड सर्विस सेंटर। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
थैंक यू रहीमा जी। सर, सबसे पहले तो मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में इस शोबे का जो क़याम है वो क्यों अमल में लाया गया, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखिए, ये एक अमर्जिंग फील्ड है और पाकिस्तान में इसकी कमी थी। तो 2016 में हम लोगों ने लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ने इसको रिकग्नाइज़ किया कि इसकी ग्रोइंग इम्पोर्टेंस जो है, जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की या फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला सेंटर था। पाकिस्तान में रिसर्च भी करें और स्टूडेंट्स को भी हम ट्रेन करें ताकि हम ट्रेन लेबर प्रोवाइड कर सकें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, कॉर्पोरेट्स को और आने वाले गवर्नमेंट इदारों को, जो कि आने वाले ख़तरों से हमें महफूज रख सके। रिसर्च लैब से शुरू करते हैं हम और फिर हम आपको दूसरी लैब्स में लेकर चलते हैं। आइए। अगर हम सर्विसेज की बात करें, आपका ये जो इदारा है ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है पंजाब के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को? यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम किसी भी प्राइवेट इदारे को अगर कोई ज़रूरत हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, अगर वहाँ पे कोई फ्रॉड हो गया हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो वहाँ पे हम जाके उनकी मदद भी करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि उसको उस प्रॉब्लम को टैकल करने में और उसको सॉल्व करने में। तो सर, अभी हम क्लासेस की तरफ मूव करेंगे? जी हाँ, अब आपको हम क्लासेस की तरफ लेके चलते हैं। इस वक्त क्लासेस हो रही हैं तो स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे लैब, तो चले मैं आपको अपनी क्लासेस दिखाता हूँ। इस वक्त हम क्लासरूम में मौजूद हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को किस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टूल्स के बारे में बताया जाता है? आपकी डिवाइसेस को लोग हैक करके आप ही के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त इनको ये समझाया जा रहा है कि अगर किसी डिवाइस को अगर हैक हो गई हो तो उसको किस तरह से आप ट्रैक डाउन करें कि और उसको किस तरह से उसकी वल्नरेबिलिटी को आप उसको सिक्योर करें। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर स्टूडेंट्स को इस तरह की डिफरेंट चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो हैकिंग से रिलेटेड हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि ये जब फील्ड में जाएं तो ये एथिकल हैकिंग ही करें, ये किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए? जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हम स्टूडेंट्स को ख़ास एम्फेसिस करते हैं, हम इनको ट्रैक डाउन करते हैं। हर स्टूडेंट के साथ हमें पता होता है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मगर इसके अलावा हम इनको एथिक्स पढ़ाते हैं और हम इनको लॉ पढ़ाते हैं। इन स्टूडेंट्स को पता होता है कि अगर हम अपनी जो आपको नॉलेज दी जा रही है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकते हैं। तो एक अवेयरनेस इनके अंदर ऐसी डेवलप की जाती है, उनकी ऐसी ट्रेनिंग और ऐसी स्किल्स डेवलप की जाती है कि ये एथिकल हैकिंग ही पे तक रहें, फोकस रहें और इसी पे रिसर्च करें। सर, मुझे बताइएगा कि अब हम नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेंगे? अब मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। जहाँ हम बात करते हैं फोरेंसिक की, जहाँ हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी की, तो पाकिस्तान में अगर मौजूदा दौर की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सोशल मीडिया हैकिंग है, बैंक हैकिंग है। तो इन सब चीज़ों से एक आम आदमी किस तरीके से बच सकता है? कि ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस करनी है कि कभी भी अननोन लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। पहली तो यही चीज़ होगी। दूसरी ये कि आप ये समझें कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कोई 4 डिजिट का नंबर नहीं मांगेगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपको शनाख्ती कार्ड नहीं मांगेगा। ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास होती है। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगे तो आप वो फ़ोन डिसकनेक्ट करके दोबारा उस बैंक को कॉल करें और पूछें कि आपने क्या ऐसी कॉल की थी। 99.9% ऐसा होगा कि वो कहेंगे नहीं, हमने ऐसी कॉल नहीं की। क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि ये हैकर्स जो होते हैं ऐसे वक्त में आपको कॉल करते हैं जब आप बिज़ी होते हैं, आपका तवज्जो कहीं और होती है, आप कोई और काम कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसी कॉल को ऐसे वक्त में एंटरटेन ना करें जिसमें आप बिज़ी हैं। फ़ोन आए तो आप उसको रिपोर्ट करें, इमीडिएटली आप उसको 15 पर फ़ोन करें और रिपोर्ट करें
और बताएं कि मुझे ऐसी कॉल आई थी। क्योंकि जहाँ हम फ्रॉड्स का जिक्र कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम आवाम को एक अवेयरनेस प्रोवाइड करें। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है कि जब आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन से कॉल आती है और जब आप उसको FIA को देते हैं या पंजाब पुलिस को देते हैं, तो जिस नाम पर वो सिम निकली होती है, जिस नाम पर वो नंबर रजिस्टर्ड होता है, ये पता चलता है कि वो इंसान जो है वो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले वफ़ात पा चुका है, लेकिन उसके सिम जो है वो मिसयूज़ हो रही है। आज के दौर में बायोमेट्रिक का दौर है, बायोमेट्रिक के बगैर आपके सिम नहीं निकलती। तो ये जो सिनेरियो है ये किस तरीके से काम करता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, और जिसमें सिम इशू करने वाले मिले हुए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग या लोगों को मिलाए बगैर मतलब एक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो एक्टिविटी सकता। हाँ, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसको काफ़ी अब हद तक इसमें कमी हुई है। मुझे ये बताइएगा, क्या वाकई हमारा डाटा महफूज है जो हम बात करते हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पे आप नॉर्मली चैट कर रहे होते हैं, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, आप पिक्चर्स वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो क्या इस पूरे सिनेरियो में आपका डाटा वाकई सेफ है? देखिए, व्हाट्सएप का तो यही क्लेम है कि जो आप डेटा भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप का भी नहीं पता कि उनके सर्वर पे आपकी क्या चैट सेव है। मगर टाइम टू टाइम ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये कोर्ट ऑर्डर के साथ अगर पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको कांटेक्ट करें तो वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती है। कोई भी 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि आपका 100% डेटा सेफ। तो ऐसी ऐप्स होती हैं कि वो आपकी आवाज़ भी सुन रही होती हैं, वो आपकी तस्वीरें भी उतार रही होती हैं। उन्होंने ऐसी ऐप्स डाल दी हैं जो आप पे स्पाई करती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, तो आपको खुद केयरफुल रहना है। ये ऐसी फील्ड है कि आपको खुद केयरफुल रहना है। आपको कुछ डाउनलोड करने से पहले आपको चेक करना है कि इसको किस किस परमिशन की ज़रूरत है और आपको उसको डिलीट करना है। जितनी भी ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं, वो जो परमिशंस मांगती हैं उसमें आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन होती है, आपकी लोकेशन की परमिशन है, आपके कैमरा की परमिशन है, साथ ही साथ आपकी गैलरी, फ़ोटोज़ और वॉइस नोट्स, ये तमाम तर परमिशंस वो मांगते हैं आपसे। ठीक है सर, एक चीज़ जो अभी एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, फ़ोटोज़ का आपने जिक्र किया। फ़ोटोज़ में आपको बड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि इसमें 2 बड़े फ्रॉड हुए थे। एक तो जो लोन एप्लीकेशंस वाले, आप देखें आपको आते हैं कि 50,000 तक का लोन ले लो, वो कर लो। तो ये क्या करते थे पहले, ये कहते थे कि आप अपनी ऐप डाउनलोड करो, उनको परमिशन होती थी। और जैसे आपने 1 महीने के लिए लोन दिया तो कई ऐसी एप्लीकेशन थी 20 दिन बाद पैसे मांगना शुरू कर देते थे और फिर आपको थ्रेट करते थे, आपकी तस्वीरें निकाल लेते थे और फिर कहते थे कि मैं फेसबुक पर डाल दूँगा। ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लैकमेल कर रहे होते थे। आपको पता है लोगों ने सुसाइड्स भी किए हैं ऐसे उसमें। तो आप अपने पिक्चर्स की और वीडियोस की और पर्सनल डेटा की इंफॉर्मेशन देते हुए हद से ज़्यादा केयरफुल है। अच्छा, जहाँ हम इतने फ्रॉड्स का जिक्र कर रहे हैं जो आवाम के साथ डेली बेसिस पे होते हैं, एक और फ्रॉड है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोगों के साथ हुआ है, और वो ये है कि एक तो आपको मैसेज रिसीव होता है कि फ़लाँ इदारे की तरफ से या फ़लाँ स्कीम की तरफ से आपको 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए का इनाम निकला है। अब ये इनाम हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें और अपना इनाम ले लें। मुझे ये बताएं कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे फ़ोन नंबर्स इस तरह लोगों के पास कैसे जाते हैं और ये सारी जो सिनेरियो है ये कैसे क्रिएट होता है? सोर्सेज तो बहुत सारी हैं। इदारों से मिले होते हैं जिनके पास आपके नंबर होते हैं, जिनके पास आपके शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टेक्स्ट मैसेजेस पे अगर कोई ऐसा मैसेज आए तो आप उसको इग्नोर कर दें क्योंकि ये एक नोन फ्रॉड है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की ये काविश तालीम और तहकीक के शोबे में एक बेहतरीन कदम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक। जिस तरह क्रिकेट में हमने आपको बताया कि हमने बांग्लादेश को हराया सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंच गए हैं और अब मुकाबला हमारा इंडिया के साथ होगा, उसी तरह से एक और खेल है जिसमें हमने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन वहां हम फाइनल भी जीत गए हैं। मालदीव में होने वाली कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में इवेंट की नाकाबिल शिकस्त टीम पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2-0 से देर कर दिया है और पाकिस्तान ने फैसलाकुन मैच 26-18 और 28-12 के मार्जिन से जीता है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी टीम के कप्तान ताहिर अली और उनके असिस्टेंट कोच मोहम्मद उस्मान अंजुम। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद उस्मान साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। एक तो हमारी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान का नाम रोशन किया आप लोगों ने, पूरे इवेंट में टीम नाकाबिल शिकस्त रही। आप लोगों के कैसे जज्बात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैर मुबारक जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने लीग के 5 मैच खेले, तमाम के तमाम हमने जीते, जिसमें हमारा पहला मैच इंडिया के साथ था, हमने 2-0 से इंडिया को शिकस्त दी और उसके बाद सेमीफाइनल में हमने बांग्लादेश को शिकस्त दी और फाइनल हमारा श्रीलंका के साथ था, जिसमें हमने 2-0 से शिकस्त श्रीलंका को भी फाइनल में दी। जी, तो हम इसी फाइनल के हवाले से बात कर लेते कप्तान से। ताहिर अली साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप तो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, क्या वजह थी कि पाकिस्तानी टीम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सका? जी बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने मुझे मदऊ किया और मैं पूरी कौम को अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो जहां तक बात है जी अनबीटेबल की, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कोचेस ने हम पे 2 टाइम ट्रेनिंग का सेशन रखा, जिसमें कोचेस शाम को रात को अपने जो हम एशियन चैंपियनशिप खेल के आए ओमान में मई के अंदर, तो उसमें से जो हमारी वीक पॉइंट थे उस पे उन्होंने वर्क किया और शाम को आके वो हमको उस वीक पॉइंट को हमें बताते थे। तो इस वजह से हमने अपनी जो खामियां थी एशियन चैंपियनशिप में वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर की और जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग में बहुत बहुत आसानी हुई और जिसकी वजह से ये सारा अल्लाह का शुक्र है कि रिजल्ट आपके सामने है। ज़बरदस्त। अच्छा ताहिर, बताइएगा कि हैंडबॉल के हवाले से ज़रा डिटेल्स बताएं, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल से ये किस तरीके से मुख्तलिफ है और इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं? जी, इसमें ये जो बेसिकली जो हमारी हैंडबॉल है ना, ये 2 तरह की होती है। एक इंडोर हैंडबॉल होती है और एक होती है बीच हैंडबॉल। जैसे क्रिकेट में आप वनडे मैच समझ लें और T20 समझ लें, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये जो हम बीच हैंडबॉल खेल के आए हैं, इसमें 4 खिलाड़ी एट ए टाइम खेल रहे होते हैं। 10 की टीम होती है और ये जैसे मर्जी हम इसकी वो चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर होता है 2 पॉइंट, ये होता है हवा के अंदर 360 घूम के शूट करना, इसके 2 पॉइंट होते हैं। और एक होता है जोकर जो होता है वो सीधी शॉट भी करता है, तो उसके भी 2 पॉइंट होते हैं। ये बेसिकली ज्यादातर वाटर पोलो के साथ ये मुशाबहत रखती है। ओके, तो बीचेस की तो कुछ जो है हमारे यहाँ कमी है, तो उस्मान साहब कैसे तैयारी की, उसकी ट्रेनिंग कैसे की? जी, हमने इधर है ना एक आर्टिफिशियल बीच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्राउंड बनाई हुई है, तो वहां पे हमने फ्लड लाइट और मॉर्निंग में ट्रेनिंग की है। तो ये लड़कों ने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की है कि बारिश भी होती रही है और वेदर भी काफी गर्म था, तो उसके बावजूद जो लड़कों ने अपने जोश और जज्बे से ट्रेनिंग की थी। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि हुकूमत या फेडरेशन की जानिब से कितनी खिलाड़ियों को सपोर्ट मिलती है इस खेल में खास तौर पर, और पाकिस्तान में इस खेल का आप कितना टैलेंट देखते हैं? जी, जहाँ तक फेडरेशन का सवाल है, तो फेडरेशन की तरफ से खिलाड़ियों को फुल सपोर्ट है। तो हुकूमती सतह पर सपोर्ट है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि जितनी दूसरी गेमों को मिलती है। तो जहाँ पे फेडरेशन ने कैंप लगाए हुए हैं, तो पहले भी लगाए थे, अब फिर इसका कैंप स्टार्ट होने लगा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को और ज्यादा प्लेयर मिलेंगे। राइट, तो ताहिर साहब आप बताइएगा कि टीम की आपको जो स्ट्रेंथ दिखाई दी पूरे टूर्नामेंट में, और इंडिविजुअली आप क्या सोचते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से हम एक बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो है वो ज्यादा बेसिकली जो है डिफेंस के ऊपर हमारा था फोकस,
वो जो साइड होती है उधर से शूटिंग बहुत ज्यादा पहले होती थी। कोचेस ने बहुत अच्छा काम किया इस पे, तो हम जिसकी वजह से हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ टीम को, और उसकी वजह से हम जीतने में कामयाब हुए। अच्छा चलें, ये बताएं कि इस चैंपियनशिप में सबसे मुश्किल और यादगार मैच कौन सा रहा आपका? जी, हर लम्हा ही हमारे लिए यादगार है, और जो मुश्किल थोड़ा सा आई है वो मालदीव के साथ जो मैच था वो प्लेंटी शूट आउट पर आ गया था। वो बस छोटी सी एक गलती हुई और उसकी वजह से ये प्लेंटी शूट आउट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा कमबैक किया, और जिसकी वजह से हम वो मैच भी जीतने में कामयाब हो गए। जी अच्छा, तो ताहिर साहब आप ये बताइएगा कि कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया मैच जितवाने में? जी, हमारे ज्यादातर यंगस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम ताहिर किया। साहब आप जरा रुकिएगा, आपको बताते चले कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल JCC के 14वें इजलास में इख्तितामी खिताब कर रहे हैं। Develop integrated border markets and facilitation zones at Punjab, Turkham and Gwadar. Expand the cross-border fiber optic backbone, making Pakistan a digital hub in the region. Initiate work on agreed feasibilities for Mirpur Muzaffarabad Expressway, Karachi Hyderabad Motorway and Babu Sar Tunnel. Establish a Pakistan, China, Afghanistan, Central Asia connectivity group to plan multimodal transport integration for future. Gilgit-Baltistan is gateway of CPEC. Gilgit-Baltistan faces daily energy shortages of 18 to 20 hours. A 300 megawatt solar project for Gilgit-Baltistan will be a game changer, transforming the local economy and improving livelihoods. Excellency, Phase 2 must pivot from G to G to B2B cooperation, from government to business cooperation. The recent Pakistan-China Investment Conference with 800 firms signed MOUs worth $8.5 billion shows the vast potential of private enterprise. We urge facilitation for Chinese companies to establish footprint in Pakistan and to make investment in Pakistan and to get green signal from Chinese side to go to Pakistan. To provide clear direction for CPEC Phase 2, I propose that we publish an updated CPEC long-term plan within 45 days, building on the excellent NDRC workshop in which experts from both countries participated for aligning Udan Pakistan's 5 E's with the 5 corridors of CPEC 2.0. Pakistan has already submitted its inputs. Excellency, in the end, let me reaffirm unequivocally, Pakistan attaches the highest priority to the safety and security of Chinese personnel and projects. Peace and stability remain the bedrock of our partnership, and Prime Minister Shehbaz Sharif is personally committed to overseeing the security of Chinese personnel in Pakistan. As we deliberate today, let us ensure that CPEC Phase 2 is remembered not just as a corridor of power plants and highways, but as a corridor of hope, innovation, opportunity, and shared prosperity. With youth as innovators, people as stakeholders, and exports as the driver of growth, CPEC will help transform Pakistan's economy and realize our shared dream of connectivity, prosperity, and community of shared future for mankind as envisioned by President Xi Jinping. Long live Pakistan-China friendship.
और इस वक्त आप देख रहे थे कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वफाकी वज़ीर हमारे, वो इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे JCC के 14वें इजलास की, और उसमें ये उनका कहना था कि जो GB है गेटवे टू CPEC है, और GB में हमें एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, और वहाँ पर इस वक्त हम कोशिश ही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिज़नेस टू बिज़नेस सहूलियात मुयसर कर सकें ताकि मज़ीद मौक़े पैदा हों। ब्रेक के बाद हासिल हों। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान सियाहत के एतबार से माला माल मुल्क है और सियाहती मकामात अपने अंदर कुदरती तौर पर ऐसी कशिश रखते हैं कि ज़माना कदीम से सियाहत के शौकीन अफराद इनका मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज के सफ़र इख्तियार करते रहे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे के इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की सियाहत को दुनिया के सामने रोशनास कराया, बल्कि खुद भी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हम बात कर रहे हैं नज़ीमुल्लाह बेग साहब की, जिन्होंने अमेरिका, जापान, थाईलैंड, दुबई और बरतानिया जैसे ममालिक में मुनक़िद होने वाले बड़े बड़े टूरिज्म इवेंट्स में शिरकत की, जिनमें न्यूयॉर्क ट्रैवल एंड एडवेंचर शो, दुबई अर्बन ट्रैवल मार्केट, थाईलैंड इंटरनेशनल ट्रैवल फेयर और वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन शामिल हैं। इनकी कोशिशों के बायस जापानी, जर्मन, रूसी और अमरीकी सयाह बड़ी तादाद में पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। कभी हुंजा और सवात में बैनुल-अक़वामी मेहमानों की ये मेज़बानी करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी मालम जब्बा में जर्मन एम्बेसी के मेहमानों के साथ स्कीइंग या हुंजा में आलमी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं। यहाँ तक कि K2 क्लीन अप प्रोजेक्ट और सिख यात्रा टूर्स जैसे आलमी प्रोग्राम्स में भी इनका भरपूर किरदार है। ये हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, नज़ीमुल्लाह बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सियाहत और आसार कदीमा। इनके साथ इनकी एक मेहमान जो कि हंगरी से हैं, सिसिलिया फिज़ाखाशे, हाँ, इनके साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नज़ीम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि कितनी तादाद में आप लोग देख रहे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान से बाहर जाने में, और कितने लोगों को आप देखते हैं, वेलकम करते हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से एक्सप्रेस टीम का शुक्रिया, और आज ये टूरिज्म डे के हवाले से आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो टूरिस्ट के लिए खासकर जो हर किस्म एडवेंचर हो, रिलीजियसली हो, कल्चरल टूरिस्ट हो, उसके लिए जन्नत से कम नहीं है। तो हम कराची और गवादर से अगर स्टार्ट कर लें और K2 तक जो इसकी खूबसूरती है, इसका मिसाल दुनिया के कहीं पे हमें नहीं मिलता है। आप गवादर से मकरान कोस्टल हाईवे की खूबसूरती देखी जाए, और वहाँ से फिर हमारा मोहनजोदाड़ो है, इंडस सिविलाइजेशन है, और हमारा चोलिस्तान है, और आगे बहावलपुर है, और उसके साथ मुल्तान का जो सूफीज़म टूरिज्म है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। और साथ साथ हम आगे आते जाएंगे और कराची अपना लाहौर की जो मुगलियन आर्किटेक्चर है, और दुनिया में बहुत सारे टूरिस्ट को मैं लेके लाहौर जाता हूँ, वो कहते हैं कि लाहौर जो है जो आर्किटेक्चर के हिसाब से दुनिया में इसकी मिसाल कम मिलती है। तो इसी तरह हम आगे आते हैं तो फिर गंजारा सिविलाइजेशन का एक पार्ट आता है जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं। ये तकरीबन 2500 साल इसकी तारीख है, और इसकी इतने होली यहाँ पे प्लेसेस है। अभी हमारे कुछ ग्रुप्स भी आ रहे हैं जो थाईलैंड और वियतनाम से जो बुद्धिस्ट है, उनके लिए भी हम टूर्स अरेंज करते हैं। फिर इस तरह हम नज़ीम साहब, आप टूर्स जिस तरह से अरेंज करते हैं और मेहमानों को लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें जानने वाली ये है कि जब आते हैं गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को देखने के बाद उनके उमूमी तासुरात क्या होते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, और वहाँ के बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर की है, और साथ साथ हमारे यहाँ पे हर साल तकरीबन हम कई 100 तादाद में हम टूरिस्ट को लेकर आते हैं, और सबके मुताबिक की सबसे। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इससे पहले जो मेरा एक टूर था जिसमें एक खातून थी, वो 156 ममालिक उसने ट्रेवल किया था, 155 उसका लास्ट था, और पाकिस्तान उसका 156 में आता था। वो कहते ठीक है 156 ममालिक पाकिस्तान नंबर 1 पे है। आप इससे अंदाजा करें 156 ममालिक अगर पाकिस्तान एक नंबर 1 है, और इस तरह जिस तरह लास्ट टाइम बहुत बड़ा एक जापानीज ग्रुप लेके गया था, उनका भी तकरीबन 100+ कंट्रीज का एक्सपीरियंस था। तो उनके मुताबिक कहते हैं कि यार इस तरह के मेहमान नवाजी, इस तरह की खूबसूरती और इस तरह का जो यहाँ पे अट्रैक्शन है दुनिया में बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। नज़ीम साहब, आपकी मेहमान जो है वो काफी देर से इंतजार कर रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। सिसिलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? कुछ उर्दू वगैरह सीखी आपने?
Walaikum assalam. Shukriya for being here. Thank you for the opportunity. Zabardast. Cecilia can speak Urdu and she can understand it very well. Yeah, sure. I am on the way. Cecilia, we want to know where did you go? What did you explore in Pakistan? So I spent already like 1.5 to 2 years in the country exploring it only. I fell in love with the north, like Skardu area, Pusha Valley, Nangma Valley, Hunza, and also Chitral. I love all the cities like Peshawar, Lahore. Even visited Karachi as well. It's just all over the country really beautiful. I really enjoy the people, how they are. You know, the landscape is amazing, but what makes the most beautiful experience for me is the people, how they connect with me, how hospitable and kind and helpful, respectful they are. So I just cannot even enough recommend everyone to visit Pakistan. Right. Isn't the food a little too spicy for you? Yeah, I struggle with it a bit, but you can get used to it, inshallah. ओके अच्छा नसीम साहब, जिस तरह से सियाहत के फ़रोग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है जो गैर मुल्की सयाह हैं किन सहूलियात के वो हकदार होते हैं जब वो आते हैं पाकिस्तान को विज़िट करने के लिए, और किस कमी की जो है वो ज़्यादा शिकायत करते हैं कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए? देखिए जी, टूरिज्म के लिए 3 चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है और एक्टिविटीज़ है। ये 3 चीज़ों से टूरिज्म बनती है। अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी आ जाए तो जाहिर बात है टूरिज्म में मुश्किलात तो आ जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, एक्टिविटीज़ का यहाँ पर तो कोई मतलब इसका कोई मिसाल नहीं मिलता है कि आप हर तरह के टूरिज्म, हर तरह के एक्टिविटीज़ यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो लास्ट 2-3 सालों से जो गवर्नमेंट ने बड़े मेहनत करके पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी बेहतर बनाया है, तो उस हिसाब से वो बेहतर हुआ है। लेकिन तीसरे हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 पे काम हुआ है, लेकिन जो टूरिज्म को आप जाहिर बात है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो टूरिज्म को आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जाएंगे। और हालिया जो सैलाब आए हैं उससे भी काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है। इसमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बहुत ख़राब है इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर नॉर्दर्न एरियाज की जिक्र करें। और आप चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा आप लेके जाते हो, इवन अभी गिलगित से जो हुंजा है बीच में से भी काफी रास्ते खराब होते हैं, तो उस वजह से फिर टूरिस्ट यहाँ से तो फ्लाइट से भी जाते हैं, फिर वहाँ से आगे जाने में इसके लिए मसला हो जाता है। Right. So, Cecilia, what do you think? Right now, what is your best place to go in Pakistan? What did you enjoy the most? It's a hard question, but I think I enjoy the most Upper Hunza, like Ujjar region, because it's a bit more silent than like Karimabad and Dalimabad, and you can experience the nature, the people's hospitality, and the culture the best. Right. Where did you want to go, and what's your next plans? Where do you want to go? I would like to do the Snow Lake trek. I would like to walk for like 2 weeks on the glacier and experience it to the fullest. Yeah. मैं स्नो लेक के ट्रेक के हवाले से आपको बता दूं कि दुनिया में मैंने किया 14 डेज का ट्रेक है ये, दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन और सबसे खतरनाक तरीन ट्रेक है ये। अच्छा। तो बहुत कम टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि शुरू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत खूबसूरत ट्रेक है। और सिलसिले जो है ये टॉप क्लास की फोटोग्राफर है और अभी भी ये बाहर से ग्रुप्स लेकर आती है। इस वक्त भी इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप आया है और कल हम इंशाल्लाह यहाँ से स्कर्दू, पेरीमिडो और हुंजा की तरफ जा रहे हैं। राइट। तो आपको नजीम साहब क्या चैलेंजेस लगते हैं अमूमन कि आप जब भी गेस्ट को यहाँ सर्व कर रहे होते हैं, कौन सी सहूलियत यहाँ नहीं है जो दस्तयाब होनी चाहिए? देखिए जी, यहाँ पे खासकर जो नॉर्दर्न एरियाज का जिक्र करें तो वहाँ पे जो कुछ काफ़ी फैसिलिटीज़ में इम्प्रूव आया है। अगर आप KPK है और साउदर्न पंजाब जो है हमारे लिए मुश्किल स्टेशन होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी वहाँ पे जो पुलिस वगैरह होते हैं और वो हमें क्लियरेंस नहीं देते कि आप यहाँ से यहाँ मूवमेंट आपने नहीं करना है, आपने वेट करना होगा। अगर मुल्तान से आप आगे जा रहे हो शहर के लिए या आप
उस शरीफ के लिए जा रहे हैं, तो जब तक पुलिस की गाड़ी नहीं आएगी आपको मूवमेंट नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जरूरत है, हालांकि वहाँ पे इस तरह का कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है, लेकिन इनको फास्ट होना चाहिए क्योंकि हमारा एक स्केड्यूल होता है कि टाइमिंग के एक्टिविटीज होते हैं, तो वो हमारा डिस्टर्ब होता है। ठीक है नजीम साहब, थैंक यू सो मच। और जो काम आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग देने के लिए, वो आप इसी तरीके से करते रहिए। नजीमुल्लाह बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिसिलिया हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड टूरिज्म डे के वाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी पीर को। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।